सो आई वेलकम डॉक्टर सुवर्चा चौहान जी, जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। और मैम का एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो मैम जो है वो रिटायर्ड चेयरपर्सन है शिमला यूनिवर्सिटी से। ये एचओडी रहे हैं, प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। और मैम ने बहुत सारी रिसर्चेस की है ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। और कई पेपर्स प्रेजेंट किए हैं उन्होंने, ना केवल इंडिया में बल्कि यूएसए एंड यूके में भी। तो इतना मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ डील करते हुए भी मैम इज़ वेरी मच डाउन टूवर्ड्स अर्थ, और बहुत ज़्यादा हम अपने जो हमारे सनातन भारतीय संस्कृति के साथ अटैच्ड हैं। क्योंकि मैम, अगर मैं आपको बताऊं तो मैम डेली यज्ञ परफॉर्म करते हैं अपने घर में। एंड शी इज़ प्योर सात्विक। इवन लहसुन एंड प्याज भी नहीं खाते हैं। तो मैम, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको वेलकम करती हूँ, और आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक एंड कुछ वैल्यूबल वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को अपने इंसाइट्स दीजिए। हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर रूपाली। एम आई ऑडिबल ना? या मैम। अच्छा जी। हाँ यस मैम। जी, और रेगुलर हैं। बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है डॉक्टर रूपाली ने, और होपफुली आप लोगों ने बड़ा अच्छा गेन भी किया है। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा आप कई लोगों का वेट स्ट्रक हो गया है, और फिर ऐसे जब हमें फायदा नहीं होता तो हम कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो हमें हमारा इंटरेस्ट भी थोड़ा हिंडरिंग उसमें भी आ जाती है कि करें कि नहीं करें, आज मन नहीं कर रहा, ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा मैं आज आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी कि जैसे मैंने अपना वेट लूज किया, और हम खाने में अपने क्या सुधार कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। स्पेशली डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि मिलेट को लेके। तो मैं देख रही थी कुछ लोगों का वीडियो, मैंने देखा है, मतलब उनको मैंने यहीं स्क्रीन पे वॉच किया है। तो दे आर फाउंड टू बी ओवरवेट। तो एक्चुअली जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, ये एक मेन कल्प्रिट है इसके लिए। हम लोग हमारा फिजिकल लेबर जो है वो बहुत कम है इस टाइम, और हम खाने की सुविधा हमारे पास बहुत ज्यादा है, और चॉइसेस भी बहुत हैं। और उसके बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड, ताकि जैसे कि हम क्लिक ऑफ द माउस पे ऑर्डर कर देते हैं, फोन उठाया, मोबाइल उठाया तो नंबर डायल किया तो ऑर्डर कर देते हैं, तो ये सब वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी बात मैं करती हूँ कि इस टाइम जो चल रही हैं बीमारियां, उसमें उसके मेन कारण क्या है। अगर देखा जाए तो हमें क्यों फिट रहना जरूरी है। फैमिली में जो लेडीज होती हैं उनका फिट रहना क्यों जरूरी होता है, आप सब समझते हैं कि बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, किसी के घर में 3 हैं, किसी के घर में 4 हैं, कोई इन लॉज के साथ रहता है, कोई पेरेंट्स के काम करते हुए परेशानी फील कर रहे हैं, तो ये बीमार होना ही है। जब हम अच्छे से फील कर रहे हैं, तो बीमार होना सिर्फ इवेंट बॉडी की ही नहीं होती, वो मेंटली भी होती है। तो रीजनिंग क्या है, इस टाइम जो है हमारे 3 इम्बैलेंसेस बहुत चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ग्लूकोज इम्बैलेंस है, दूसरा है हमारा हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस, हार्मोन्स जो हैं हमारे डिसऑर्डर्ड हैं, और तीसरा है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। ये 3 हमारे बॉडी में हैं ही हैं, और हम सब जूझ रहे हैं इनके साथ। और इनका जो कारण है वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया है। एनवायरनमेंट का मतलब कि हमारा खान पान, रहना सहना, हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या, ये सब कुछ इन्वॉल्व करके ये तीनों हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गए हैं। तो आप समझते होंगे ग्लूकोज इम्बैलेंस का मतलब है, इससे पहले मैं इसकी डिटेल बताऊं कि हमारा खाना जो होता है वो 3 मेजर पोर्शंस में का बना होता है। एक तो जिसको हम कार्ब्स कहते हैं, कार्ब्स का मतलब जो हम रोटी खाते हैं, रोटी या चावल।
है ना जी। तो आप सब डॉक्टर साहब, आप इतना तो आप पूछ लें कि मेरी लैंग्वेज इनको समझ आ रही है, मिक्स्ड है अगर तो। नहीं, समझ हाँ आ जी रही है मैम, मैम। आ रही है, आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ, तो नहीं तो और सिंपल कर सकती हूँ मैं ना। नहीं तो नहीं, आ रही अगर है। इतना चलेगा तो हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है चलेगा। जी। हाँ जी। तो जो हमारा फूड है ना, वो चीफली तीन पार्ट्स का होता है। एक तो जैसे रोटी या चावल हम खाते हैं, तो ये कार्ब्स के अंडर आता है। फिर दूसरा प्रोटीन मेजर पोर्शन होता है, प्रोटीन्स में दालें वगैरह आ जाती हैं हमारी। तीसरा पोर्शन होता है फैट, उसमें जो ऑयल घी जो भी हम यूज करते हैं वो सारा आता है। तो इन तीन के बिना तो हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। और पांचवा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाटर। हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो 70% जो है पानी है उसमें। तो पानी हमारा मेजर पोर्शन है। तो एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत सारे आयाम होते हैं। आयाम का मतलब बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम लेके इकट्ठा चलेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आज तो हम खाने पीने की ही बात कर रहे हैं। तो खाने पीने में मैंने आपको समझाया कि आप कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट है, मिनरल और विटामिन्स हैं और पानी है। तो ये सारी चीजें हमारे डेली के खाने में होती हैं। तो जो कार्ब्स हैं वो हमारे रोटी, गेहूं और चावल से आता है। और जो प्रोटीन्स है मेजर पोर्शन हमारी इंडियन डाइट का वो दालों से आ जाता है। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हम दालों को पका के खाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं खाते हैं, वो सीरियल्स की फॉर्म में पता नहीं क्या क्या उनकी कमर्शलाइज्ड इंडस्ट्रियल फूड काइंड मिलता है कि उसको दूध में डालो, पानी में डालो और खा लो। तो हम तो दालें खाते हैं। और तीसरा आपका फैट। तो फैट की क्वालिटी पे बात करेंगे थोड़ी सी हम। तो जो मेजर पोर्शन है, जो ग्लूकोज है हमारा, वो जो ग्लूकोज का इम्बैलेंस है वो हमारा कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं। तो कार्ब्स जो होते हैं वो बॉडी को मेन एनर्जी प्रोवाइडर हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो हम खाना खाते हैं तो वो अल्टीमेट जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ग्लूकोज हर सेल में जाके बर्न करता है तब हमें एनर्जी मिलती है। अब मुझे तीन चार लाइनें में इसको मैंने ऐसे समझाया है, अदरवाइज इट इज सच अ बिग प्रोसेस। अगर कभी बात करने का मौका मिलेगा तो डाइजेशन पे बात करेंगे। तो ग्लूकोज आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट हो गया जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी प्रोवाइड फैट भी करता है। फैट जितना कार्बोहाइड्रेट करता है उससे डबल द अमाउंट हमें फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के रख रखाव के लिए जरूरी होती है। प्रोटीन जैसे बढ़ता हुआ बच्चा होता है ना, वो जैसे एक इमारत खड़ी करनी है तो आपको पता है ना, हम एक दीवार रेज करनी है तो ईंटों की ब्रिक बाय ब्रिक हम लाइनों में उसको अरेंज करते जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है बॉडी का। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तभी हम बोलते हैं ना, बढ़ते बच्चों के लिए इनिशियली बहुत प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स वगैरह को भी हम एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए वो हमेशा उनके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं। तो प्रोटीन का ये, और प्रोटीन तो वर्क हॉर्सेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो हर फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में। हर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स। और उस प्रोटीन को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारी कार्ब्स और फैट से। ठीक है। और पानी के बिना बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई खाना नहीं पचेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, कोई जो हमने खाना खाया वो पचा हुआ पदार्थ जो है वो कहीं टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा, सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। मिनरल्स और विटामिन्स इसी तरह इंपॉर्टेंट हैं। ये मेनली हमारे को सब्जियों से आते हैं, एक्सटर्नल फूड से जनरली सप्लाई होते हैं। और जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। जैसे सनलाइट कितनी जरूरी है हमारे लिए, विटामिन डी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आयरन की एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरडिपेंडेंट होती हैं।
तो ग्लूकोज का इम्बैलेंस जो है वो कार्ब्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्ब्स हमारे हेल्दी नहीं है। अब आप कहेंगे कि हेल्दी क्यों नहीं है मैम, हम तो गेहूं की रोटी खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा इस टाइम बहुत कम हो गई है। ठीक है। तो हम हमारे जो पहली सभ्यता थी से 50 years ago, तो हम और अनाज भी खाते थे। उसमें आपने सुना होगा बाजरा होता है, ज्वार होता है, कंगनी होती है, सामा होता है, सामा के चावल, कुटकी होती है। तो सामा के चावल तो व्रत में खाते हैं आप, है ना। तो कभी कभी हम बनाते हैं, जैसे तो व्रत के लिए रह गए। अब वो छोटा सा पैकेट बाजार में मिलता है और इतना महंगा होता है, तो वो हम लाते हैं और वो खाते हैं। तो ये जो पुराने अनाज थे वो आज हमारी डाइट से बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो इनकी एक डेली हमें अपनी दिनचर्या में, अपने भोजन में इसको शामिल करने की बहुत जरूरत है। तो ये चावल जो हैं, इनको चावल ही कहा जाता था। कोडो है ना, रागी है। तो ये सारे चावल जो हैं ये वो वाले ये कार्ब्स हैं एक्चुअली। पर ये डिफरेंट कैसे हैं गेहूं और चावल से, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर ज्यादा है, 8 to 10% इनमें फाइबर कंटेंट होता है, जबकि चावल और गेहूं में तो कई बार 0.1% ही फाइबर होता है। तो फाइबर होता ही नहीं है इसमें। रेशा जिसको बोलते हैं आप, रेशा के बोलते हैं ना, रेशेदार हरी सब्जियां खानी चाहिए, रेशा होता है उसमें। तो रेशा जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है, फाइबर कंटेंट। तो हमारा जो ये गेहूं और चावल है, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम रह गया है। और न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे इसका बहुत लंबा चौड़ा टेबल होगा, उसमें की डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। तो हमें मिलेट डाइट के ऊपर, इनको कलेक्टिवली इन सारे खान चावलों को चावल ही कहते हैं, इनको राइस कहते हैं जनरल टर्म जो है। और आपने सुना होगा मोटा अनाज, है ना, मोटा अनाज या पौष्टिक अनाज विल बी बेटर वर्ड। वैसे मोटा अनाज कहते हैं इसको। तो अभी भी उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, कंगनी, नवधान्य करके एक डॉक्टर वंदना शिवा हैं, उन्होंने देहरादून में बहुत काम किया है। वो भी केमिस्ट हैं, फॉरेन से डिग्री है उनकी भी, पीएचडी की। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पे, नवधान्य की कृषि के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो हमें इनको शामिल करने की जरूरत है। तो मिलेट की ये सब मिलेट हैं, गेहूं और चावल भी मिलेट्स का ही एक पार्ट है। तो मिलेट एक जनरल टर्म है। तो इसमें हम 3 इसकी डिविजन्स कर सकते हैं। जैसे 3 डिविजन्स कौन सी हुई, एक तो नेगेटिव मिलेट्स, एक न्यूट्रल मिलेट्स, एक पॉजिटिव मिलेट्स। तो नेगेटिव मिलेट्स का मतलब व्हीट और राइस से लेते हैं। मैं इनको इतना नेगेटिव नहीं मानती, क्योंकि हम लोग तो 50-60 साल के हैं, तो हम तो गेहूं खा के ही बड़े हुए हैं। पर उस टाइम के गेहूं में पौष्टिकता थी। आज जो उसमें दिन प्रतिदिन कमी होती गई है। कमी क्यों हुई है? वो मोनोकल्चर के कारण। मोनोकल्चर का मतलब है कि आपने देखा होगा, पंजाब को ही लें, हम पंजाब में रहते हैं, पले बड़े हुए, तो पंजाब को लें तो देखो आप, हर खेत में गेहूं ही उगाया जाता है, और फिर चावल उगाया जाता है, फिर गेहूं अगली बार, फिर चावल। तो इसको मोनोकल्चर, तो कि धरती की पौष्टिकता तो जो है ना, जो नेचुरल उर्वरक शक्ति है उसकी, फर्टिलाइजिंग पावर है उसकी, जो अच्छी सी अपनी आ, उसकी अपनी शक्ति से जो खनिज पदार्थ वो खाने में दे देती है धरती, वो खत्म हो गए हैं मोनोकल्चर की वजह से। एक ही तरह की हम फसल उगा रहे हैं उसमें। पहले ये मक्की उगाएंगे, या बाद ये गेहूं उगाएंगे, फिर चावल उगाएंगे, और गन्ना उगाएंगे, बस यही सब चलता है। और उसके साथ भी हाइब्रिड बीज है उसका, फिर उसके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं, और इनसे और भी ज्यादा हानि पहुंच रही है। तो कहने का मोटा मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू काफी कम होगी। तो सिवाय ग्लूकोज के ये हमें कुछ नहीं देते। ऐसा माना जाता है कि हम अगर 2 रोटी खाते हैं, 1 चपाती खाते हैं, तो वो 75 मिनट्स में हमारे ब्लड को
फुल ऑफ ग्लूकोज कर देती है। तो अब आप देखो वो ग्लूकोज कैसे कल्प्रेट होता है। ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई ब्लड में कि बॉडी को अब समझ नहीं आ रहा कि वो इसका क्या करे, क्योंकि जितने सेल्स में जाके बर्न होने चाहिए उससे भी ज्यादा है वो। फिर वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में घूमना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका एक HbA1c टेस्ट भी होता है। तो HbA1c टेस्ट जो होता है ना, वो यही बात हमें बताता है कि वो जो हीमोग्लोबिन है ना, ब्लड का एक कंपोनेंट जो होता है, उसके ऊपर कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रह रहे हैं within 3 months of period, over 3 months of period। तो वो उसका एवरेज दे देता है HbA1c। तो वो फैक्टर हमारा 4 से 4 to 4.5 रहता है, तो हम नॉर्मल रेंज में होते हैं। फिर बढ़ना शुरू हो जाता है 5.5, 6.6 तक भी ले लो। 6.4 अगर आ जाता है तो जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि आप अब तो दवाई खाओ, यू आर नाउ डायबिटिक पेशेंट, यू हैव बिकम डायबिटिक पेशेंट नाउ। वो हमें ये सलाह दे नहीं पाते कि आप अपना डाइट चेंज कर लो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी है, उनका अपना कसूर भी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वैसी है। वो कहेंगे खाओ पियो, जो जैसे करना चाहते हो करो, पर आप दवाई जरूर खाओ। तो अगर हम अपने ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर लें तो हम प्री डायबिटिक कंडीशंस को भी ओवरकम कर सकते हैं। हमने फूड को चेंज कर दिया और हमारा ग्लूकोज लेवल ठीक आ गया। समझ गए ना आप बात। तो ग्लूकोज का एक इम्बैलेंस ये मेन कल्प्रिट है हमारा गेहूं और चावल। और दूसरा जो है माइक्रोबियल। आजकल के खाने में जैसे आप बाजार से मार्केटेड फूड लाते हैं, जो पैकेटेड फूड है दैट इज फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। उसमें कुछ ना, सॉल्ट ज्यादा है, उसमें वाइट शुगर है, उसमें मैदा है, उसमें क्या कहते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो फूड को खराब होने से बचाते हैं, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं। तो जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल लेती हूँ, चिप्स का पैकेट है, सॉस है, जैम है, सब में प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो जैम तो बड़ा स्वाद लग रहा है, चलो शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट को भी छोड़ देते हैं, पर जो वो केमिकल्स हैं वो अंदर जाके हमारा जो गट में बैक्टीरिया रहते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। गट का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल, अंदर फूड पाइप में, छोटी आंत बड़ी आंत में। तो वहां पे वो माइक्रोबियल जो है वो सारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा कंटेंट। तो वो माइक्रोबियल इम्बैलेंस जो है, वो जो माइक्रोब्स अंदर रहते हैं वो B12 बहुत अच्छी मात्रा में बनाते हैं। तो B12, आपको ध्यान होगा कि एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर हमें देते हैं ना, तो बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल भी देते होते थे साथ में। तो बी कम्प्लेक्स हमें एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो जो माइक्रोब्स है ना वो मर जाते हैं एंटीबायोटिक से। तो ये दूसरा इम्बैलेंस हो गया। और तीसरा इम्बैलेंस है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स आप देखो ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि ग्लूकोज हमारा बढ़ गया, तो उससे जो ब्लड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे गड़बड़ा जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, अब देखो ये जो शुगर डायबिटिक कंडीशन होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस से ही हमें BP हो सकता है, होता भी है। अगर आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक चलता रहे तो आपका BP भी नहीं होगा, आपको शुगर भी नहीं होगी, आप कभी भी प्री डायबिटिक रेंज में भी नहीं आओगे। अगर आ भी गए, चलो 50 क्रॉस कर गए हैं, हम 60 क्रॉस कर गए हैं, हमारी फैमिली में डायबिटिक कंडीशंस रही हैं, हिस्ट्री रही है, तो हम वी आर प्रोन टू, जैसा कि ये मॉडर्न डॉक्टर्स आजकल बताते हैं कि वी आर प्रोन टू डायबिटिक कंडीशन। तो मैंने सोचा कि इफ मेडिसिन इज द आंसर, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एलोपैथी तो कुछ ही दिनों की मतलब 200 साल पुरानी पैथी है। हमारे प्राचीन काल में क्या करते होंगे लोग, तो वो खाने को ही अपना तब्दील कर लेते थे। और इसके लिए आप सिर्फ एक खाना एक पोर्शन है, एक पिलर है, तो उसको हम कंट्रोल कर लें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक
हो जाएंगी। तो आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च है और जो 2023 ईयर है, दिस इज सेलिब्रेटेड एज ईयर ऑफ मिलेट्स। पीएम मोदी ने, हमारे पीएम साहब ने भी अनाउंस किया हुआ है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स इसको बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं। तो जो हमारे ये मोटा अनाज है, इसको हम शामिल करें। तो मैंने आपके साथ एक नेगेटिव मिलेट्स की बात की। अब न्यूट्रल मिलेट्स, इसमें आ जाता है आपका रागी, जिसको कई जगह पे कोडो भी कहा जाता है। रागी है, बाजरा है, ज्वार है और मक्का है। तो ये चार तो अभी फिर भी चलते हैं, हमारे हमारे इंडिया में तो चल रहे हैं। रागी भी चलती है, ज्वार भी चलता है, ये बाजरा भी चलता है, और मक्की तो चलती है। आपको पता है सर्दियों में हमारे तो साग और मक्की की रोटी ये तो खानी खानी है। तो ये भी ये बहुत न्यूट्रल मिलेट्स इनको कहा। न्यूट्रल का मतलब है ये बॉडी को हार्म नहीं कर रहे, ये बॉडी का को ये इम्बैलेंसेस नहीं क्रिएट करते। पर अगर बॉडी में कोई बीमारी है तो ये उसको क्योर नहीं कर सकते। समझ गए ना आप? ठीक है, बहुत अच्छे अनाज हैं। इनमें देखो, बाजरा में आयरन कंटेंट बहुत होता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको बाजरा खिलाते हैं कि बाजरे की रोटी खाओ, लैक्टेशन बहुत अच्छी होती है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऐसे सर्दियों में खाते हैं। गुजरात वाली साइड में इसका रोटला बना के खाते हैं। इस आटे में ना बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके फिर बना के खाते हैं। तो इसी तरह से अब बात करती हूँ मैं पॉजिटिव मिलेट्स की। तो उसमें 5 मिलेट्स आते हैं हमारे। वो 5 कौन से हैं? वो है आपका फॉक्सटेल है, ब्राउन टॉप है, ये आपका बार्नयार्ड है, लिटिल मिलेट है, और एक कौन सा रह गया? जो ये फॉक्सटेल, बार्नयार्ड और कोडो है। कोडो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप। तो ये 5 जो मिलेट्स हैं, इनके जो फाइबर कंटेंट होता है, या ये जो मिलेट्स हैं, ये हमारी बीमारी को भी दूर कर सकती है। समझे? बीमारी कितनी ही क्रॉनिक हो, इस टाइम बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे साइंटिफिक वर्ल्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और बहुत लोगों ने, इवन हिमाचल से भी इस बार रिसेंटली श्री नेकराम शर्मा जी हैं, उनको पद्म विभूषण मिला है। साउथ से भी एक डॉक्टर खादर वली हैं, उनको पद्म विभूषण मिला है अभी रिसेंटली, जो पिछले महीने अनाउंस हुए हैं। फरवरी में होते हैं ना, जनवरी के बाद। तो उसके बाद उनको मिला है। तो हमारे जो नेकराम शर्मा जी हैं, वो रागी और ये इसके ऊपर जो मोटे अनाज हैं, इनकी कल्टीवेशन उन्होंने बहुत सारी करवाई है हिमाचल में। लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं वो। तो ये जो 5 फॉक्सटेल भी उन्होंने उगाया है, लिटिल मिलेट भी उगाया है वहां पे। काफी अच्छा चल रहा है ये सब काम वहां के किसानों के साथ। उनकी बेल्ट में शिमला से आगे करसोग जगह पड़ती है, उस बेल्ट में उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं इन 5 मिनट्स के बारे में 5-7 मिनट में बताती हूँ आपको। ये जो कोडो है, कोडो जो है, आ, ये हमारे, अगर एक एक वर्ड में आपको मैं डिस्क्राइब करूं, तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, बहुत अच्छे अपने आप से करता है इसका फाइबर। ठीक है, बोन मैरो को, जिससे आरबीसीज बनते हैं, ब्लड का जो रंग रेड होता है, वो वाले सेल को बनाने में बहुत हेल्प करता है। सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे ब्लड, हार्ट, ये सारे हेल्दी हो जाते हैं कोडो का इस्तेमाल करने से। फॉक्सटेल कंगनी कहते हैं इसको। ठीक है, कोडो को कोदरा भी बोलते हैं किसी इलाकों में। मैं लोकल नाम भी बताती हूँ आपको। तो फॉक्सटेल कंगनी कहते हैं इसको। तो फॉक्सटेल जो होता है वो मेजरली हमारे लंग्स के सारे फंक्शंस को ठीक करता है इसका फाइबर, और जो हमारे न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम को बहुत हेल्प करता है। फिर जो ब्राउन टॉप है, उसको हरी कंगनी कहते हैं। हरी कंगनी जो है वो हमारा, आप ऐसे याद रखो कि माउथ से लेके एनस तक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देती है। उसको बहुत हेल्प करती है इसका फाइबर।
उसको क्लीन कर देता है। फिर आपके बार्नयार्ड आ गया, कुटकी, है ना, उसको, वो उसका मेजर काम क्या होता है, जो ये सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना अंदर के बॉडी के, जैसे लिवर सॉफ्ट ऑर्गन होता है, हार्ट है हमारा, किडनीज है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, बहुत तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उन सॉफ्ट ऑर्गन्स की क्लीनिंग कर देते हैं, राइट। तो अब हम फिर आ जाता है हमारा लिटिल मिलेट, इसको सामा के चावल भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो होता है, ये मेजरली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी कर देता है, मतलब उनकी इम्प्योरिटीज, जो भी बीमारियां या कोई माल फंक्शनिंग होती है, उसको क्योर कर देता है। तो उसमें क्या आ जाता है, हमारा एक तो आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो दोनों की क्योर हो जाती है उससे। तो ये हमारे नट शेल में फायदे हैं। तो अब आप पूछेंगे इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए तो इसको एकदम से, जैसे आप समझे कि टोटा चावल होता है ना, टोटा चावल जैसे होता है, कई बार हम खिचड़ी और खीर के लिए स्पेशल लाते हैं, तो वो वाला चावल, बस उतने उतने दाने होते हैं इनके, सारे। और जो ये बाजरा और ज्वार है, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। रागी भी बारीक होती है, रागी बारीक, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, सरसों तो ब्राउनिश कलर की होती है, तो ये रेडिश कलर में होते हैं, तो ये रागी कहलाती है। रागी को भी यूज करने के बहुत सारे साधन हैं। हम उसकी चाय भी बना के पी सकते हैं, इन सब की चाय भी बन जाती है, इनको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं सिंपली ये कहूंगी, दो बातों पे मैं अभी ध्यान देती हूँ, कि एक तो ये कि हम इनको राइस की तरह बना के खा सकते हैं, और इसको खाने के लिए हमें बहुत 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 ही जरूरी है कि इनको भिगोना है। 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे ये जरूर भीगने चाहिए। मिलेट्स को हम बिना भिगोए नहीं बना सकते। बाजरा और ज्वार, मक्का और रागी का आटा तो मिल जाता है। मैंने देखा है कि बहुत इजीली पंजाब में अवेलेबल है चक्की वालों के पास, तो आप कभी भी ला सकते हो। अभी तो गर्मियों का मौसम है, तो ज्वार ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्वार को खा सकते हो, आटे की रोटी बना सकते हो। तो रोटी, इन सारे अनाजों में कमी क्या है, इसमें ग्लूटेन नहीं होती। एक तो ग्लूटेन का मतलब है वो वाली प्रोटीन जिससे स्टिकीनेस आती है, जुड़ती है रोटी। आप देखोगे गेहूं की रोटी जो होती है ना, वो मुलायम बनती है, ये इतनी मुलायम नहीं बनती, इसमें जोड़ नहीं बनता। तो इसलिए इसको बनाने की विधि कभी फिर बता दूंगी, या उसको थोड़ा गुनगुने पानी, गर्म पानी से गूंद के और थोड़ी देर रख देना चाहिए, और उसको घी डालना चाहिए। और इनिशियली आप एक मुट्ठी अगर उसमें गेहूं का आटा भी डाल के शुरू करो, तो भी ये बहुत फायदा करते हैं ये सारे आटे। तो आप किसी भी आटे को ले लो, और ये जो 5 मिनट्स हैं, इनके आप राइस ही बना के खा लो। तो पहले इनको प्री सोकिंग बहुत जरूरी है। प्री सोकिंग के बिना अगर खाओगे आप इसको डायरेक्टली बना के, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट इतना है, वो सॉल्युबलाइज होना चाहिए। उसको अगर वाटर में भिगोगे नहीं, पानी में, तो वो सॉल्युबलाइज नहीं होता, तो फाइबर कंटेंट इसका सॉल्युबलाइज हो जाएगा, और फिर आप इसको राइस की तरह बना लो, 8 से 10 गुना पानी में। जैसे एक छोटी कटोरी हमने डाली है भीगने, और उसमें 10 गुना पानी डाल के बॉईल कर लो स्लोली। आप 10 गुना इकट्ठा भी नहीं डालना, आप 5 टाइम्स डाल के, 4 to 5 टाइम्स डाल के उबालना, स्लो आंच पे शुरू कर दो। धीरे धीरे ये फूल जाते हैं, एकदम से फूल जाएंगे, और फिर और पानी ऐड करते जाओ, हिलाते रहो, 10-15 मिनट में बन जाते हैं। तो कोई भी राइस बनाना चाहो। और किसी को अगर अपनी बीमारी है कोई, जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन है, ओवरवेट है, ओवरवेट के लिए तो ये मेथड भी चलेगा, कि आप यू जस्ट स्विच ओवर फ्रॉम गेहूं एंड चावल टू दीज मिलेट डाइट। आप कार्ब्स को कम कर दो थोड़ा, और
उसके साथ कार्ब्स को कम करना, मतलब कार्ब्स को स्विच ओवर कर लो ये वाले अनाज के, मोटे अनाज के लिए। तो जो भी आटा मिलता है उसमें हल्का आप गेहूं का भी मिक्स कर लो, ताकि इनिशियली आपको को बनाने में दिक्कत ना आए। बाकी आप यूट्यूब फॉलो करोगे, कुछ कुछ गूगल सर्च करो, बहुत कुछ मिलेगा आपको मिलेट्स के बारे में। और तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ओवरवेट की प्रॉब्लम भी ये बहुत आसानी से डील हो जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूँ। मेरा 70 केजी वेट टच हो गया था 2019 तक। तो उसकी वजह से मेरी प्री डायबिटिक कंडीशन भी डेवलप हो गई थी, जो कि बिल्कुल ओवरकम है। बीपी मेरा पिछले 22 साल में कभी मैंने 80 वाली रेंज में नहीं देखा था। 86, 87, 82 भी देखा है अब मैंने। वो हार्मोनल बैलेंस से अपने आप ही ठीक हो गया। मतलब मेरी सारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो गई। और वेट पहले तो इनिशियली एकदम से तो लूज नहीं हुआ, पर जैसे मैंने सोचा मैंने स्विच ओवर ही करना है। खूब सारे डाइट मॉडिफिकेशन किए, सैलड्स, फ्रूट्स रखा अपनी डाइट में, और साथ में रोटी और चावल की जगह मैंने ये बनाया। तो इन इन चावलों के डोसा भी बहुत अच्छे बनते हैं और इडली भी बहुत अच्छी बनती है। उसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं वो खा लेती थी। तो मेरा वेट तो आप मानोगे नहीं कि आई एम नाउ, आप कई लोग तो ऐसा बोलना शुरू हुए थे कि इतना, मतलब अंडरवेट होने वाली कंडीशन हो गई थी मेरी। पर वो कहते हैं कि जो मिलेट्स का यूज करते हैं, वो उससे फिर आपका बॉडी, जो अपना एक्चुअल बॉडी वेट होता है, वो उस पे आ जाता है। तो वहां स्ट्रक हो गया। देन आई स्टार्टेड गेनिंग ऑल्सो। फिर अब मेरा ठीक हो गया है वेट, 54-55 kg तक आ गया है। तो आप कहाँ 70 kg, तो आ जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल मेरे एक कलीग के साथ था, और वो 10 इयर्स मेरे से छोटे थे। तो ही इज नाउ HOD एट प्रेजेंट इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उनको भी कुछ समझ आ गया कि ये मोटा अनाज ठीक है। वो और मैं इकट्ठे लेक्चर्स मैंने सुनाए उनको। तो वो तो अकेले रहते हैं, इस बैचलर। तो वो अपना मिक्स करके ही आटा, जो भी 2-3 रोटियां जितनी भी खानी होती हैं, वो मिक्स करके ही बनाती हैं। तो उनका वेट 90 केजी से हिल ही नहीं रहा था, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। और ही इज नाउ 75 kg, और वो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ही इज सो ग्रेटफुल टू मी कि ऑल द टाइम ही फील्स कि नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बचा लिया। एंड फिर फैटी लिवर वाली कंडीशंस और ओबेसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उनकी शुरू हो गई। और फैटी लिवर था उनको, तो वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो ही इज नाउ क्वाइट हेल्दी। और जब मेरा वेट लूज होना शुरू हुआ, तो मेरी बॉडी इतनी एनर्जेटिक हो गई कि टचवुड, आई फेल्ट सो हैप्पी ऑल्सो। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, वो आपका मेंटल जो है, मानसिकता पे भी बहुत असर करता है। आपके हैप्पी हार्मोन्स नहीं सिक्रीट होने देता। सेरोटोनिन है, तो एक्सेट्रा जो है ना, हैप्पी हार्मोन्स, वो नहीं सिक्रीट होते। आपकी बॉडी मतलब एंथुजियास्टिक नहीं फील करती कि कुछ करना है, खुश रहना है, ऐसा नहीं फील करती। काम करना है, इच्छा नहीं होती, प्रोएक्टिव नहीं होती। तो वो कंडीशन भी मेरी ओवरकम हो गई थी। वो मेरी लाइफ में कभी नहीं थी, बट आई वाज जस्ट बॉदर टू मच कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो मेन कल्प्रिट ओवरवेट था, और उसकी वजह से जो मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। फिर वो मैंने धीरे धीरे से समझा कि ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको डॉक्टर एक को ठीक करने की सोचते हैं, तो 2 और अराइज हो जाती हैं। तो थोड़ा मेरे को क्या